हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज सिंपल सी बात है, हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का लेक्चर नंबर 2 है। कौन सा लेक्चर है बच्चों? बताओ। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में लेक्चर नंबर 2। लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था पार्टनरशिप क्या है। तो पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को आपस में क्या करते हैं? बांटते हैं। इस तरीके के बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस। समझ में आ रही है? यानी कि जो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं वो एज अ ओनर काम करने चाहिए। उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि पार्टनरशिप के जो कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स मैंने बताया था 2 और मोर पार्टनर्स। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? फटाफट बताओ सारे बच्चे। 2। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? बोलो। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस लिमिट को कितनी कर सकती है? 100। एट प्रेजेंट अभी लिमिट कितनी है मैक्सिमम की? 50। और उसके अलावा बताइए सारे बच्चे, कौन कौन बंदा पार्टनर नहीं बन सकता है? एक माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है, या फिर एक जो है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर एक ऐसा पर्सन जो डिस्क्वालिफाइड है इन एनी अनदर लॉ। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? जवाब दो बच्चों। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में जो समझौता होता है कि कैसे काम करना है, कितने पैसे लगाने हैं, बिजनेस का नाम क्या रखना है, बिजनेस का अकाउंट किस नाम से होगा। तो एक तरीके से पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। एग्रीमेंट का वर्ड तभी आता है जब दो पार्टीज होंगी। अगर दो से कम लोग हैं तो कभी एग्रीमेंट की आवश्यकता ही नहीं। तो आपको समझाया था कि पार्टनरशिप कैन बी जो ओरल, जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट कैन बी ओरल और इट कैन बी रिटन। जवाब दो। यस सर। तो जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। रिटर्न एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड। अभी हम इसकी और डिस्कशन करेंगे कि सर रिटर्न एग्रीमेंट में कौन कौन से पॉइंट्स रहते हैं। उसके अलावा आपको समझाया था कि लीगल बिजनेस, ये पार्टनरशिप के फीचर्स पढ़े जा रहे हैं, आप अपनी बुक से देख सकते हो, निशान लगाते चलो कि ये पॉइंट मैंने पढ़ लिया है, जिससे कि आपकी बुक नई ना रहे और आपको ये लगे कि यस हमने ये पॉइंट पढ़ लिया है, चाहे आपके पास किसी भी ऑथर की बुक हो। तो सर सिंपल है, 2 और मोर पर्संस हो गया, एग्रीमेंट हो गया, लॉफुल बिजनेस। बिजनेस जो भी आप रन कर रहे हो, बिजनेस जो भी आप चला रहे हो, बिजनेस मस्ट बी लीगल। ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए जिससे सोसाइटी को प्रॉब्लम हो रही है, जिससे लोगों को दिक्कत होए। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि हम आपको यहाँ पर क्लासेस दे रहे हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, कोई टेररिस्ट नहीं बना रहे हैं आप लोगों को। अगर हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो कि इलीगल है तो हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो इसमें ये कहा गया है कि जो भी पार्टनरशिप बिजनेस करो दैट मस्ट बी लीगल। उसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बहुत बढ़िया एलिमेंट है, बहुत अच्छा एलिमेंट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब है हाउ द प्रॉफिट और लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? कल को डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, जैसे कि मैंने समझाया, मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट होता है, दो पार्टनर्स हैं ए और बी और उनके बीच का रेशियो है 3:2। तो बताइए ए का शेयर क्या बनेगा? फटाफट बताओ। तो ए का शेयर आपको लॉजिकली कल समझाया था 1 लाख मल्टीप्लाई 3/5, तो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा 60,000 और जो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा 1 लाख मल्टीप्लाई 2/5, यानी कि कितना बन जाएगा? 40,000। इसका लॉजिक बड़ा सिंपल था, ध्यान से समझो। जब ए और बी ने जब वो डील बना रहे थे तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम प्रॉफिट 3:2 में बांटेंगे। इसका मतलब है अगर ऑर्गेनाइजेशन को 5 का प्रॉफिट होता है तो ए को मिलेगा 3, अगर ऑर्गेनाइजेशन को 1 का प्रॉफिट होता है तो ए को मिलेगा 3/5। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? बोलो बच्चों। तो अगर 1 लाख का प्रॉफिट होता है तो 1 लाख मल्टीप्लाई 3/5, ठीक है सर। तो ए के हिस्से में 60,000 आ जाएंगे। चलो जी सर, आगे की डिस्कशन करते हैं। इसी तरीके से बी का था, बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इस वाले पॉइंट पर आप निशान लगा लीजिए, इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, स्टार का निशान बना लीजिए और फर्स्ट वाले पॉइंट पर स्टार का निशान बना लीजिए। ठीक है सर। तो बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या है कि सभी पार्टनर्स क्या हो सकते हैं? वर्किंग पार्टनर हो सकते हैं, या फिर ऐसा है कि एक पार्टनर वर्किंग है और पार्टनर्स क्या है? स्लीपिंग पार्टनर। यहाँ पर एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप समझाया गया है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि एज एन एजेंट एक पार्टनर जो है वो क्या होता है बच्चों? बताओ। बाउंड करता है अपने द्वारा किए गए कामों से। किसको बाउंड करता है? प्रिंसिपल को। और दूसरे में ये कहा गया कि जो प्रिंसिपल है वो पार्टनर्स के द्वारा किए गए कामों से क्या होता है? बाउंड हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपके पेपर में कुछ भी आ सकता है। चलो जी सर, बुक के अनुसार हम चलेंगे, इस बुक को हम बेस बनाकर चलेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुन लो बच्चों, हम टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन यूज कर रहे हैं।
मैं आप लोगों को अपने नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी भी टेंशन नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है रेदर देन की नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर। पहले ही मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप सोचो कि मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस हम करेंगे हर एक कॉन्सेप्ट्स के। आपको बस साथ साथ पढ़ना है, साथ साथ होमवर्क करना है। और ये मत सोचना यार बड़ा स्लो करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये मेरी हेडेक है। आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, ठीक है भाई साहब? जी सर, बिल्कुल बातें हो गई हैं क्लियर। सर आगे की डिस्कशन जब हम लोग करते हैं तो सर एक बात मुझे बताइए फटाफट, पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं? तो राइट्स भी कई बार पेपर में आ जाते हैं। राइट्स का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि अगर आप पार्टनर बनते हो तो आपके पास कौन कौन से राइट्स हैं, अधिकार कौन कौन से हैं। जैसे मैं और संदीप सर हैं तो उनके क्या क्या राइट्स हैं? तो उनका सिंपल सा राइट है फर्स्ट कि सर जो है राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। तो जो बिजनेस का मैनेजमेंट है उसमें वो क्या कर सकते हैं बच्चों? बताओ, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बात आ रही है, समझ या नहीं आ रही? राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो संजय क्लासेस की किताबों को आकर क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं कि भैया कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस है, कितने एक्सपेंसेस हैं। समझ में आ रहा है? अगर उन्होंने कोई एक्सपेंसेस किया है, ध्यान से समझो, मान लीजिए ये संदीप सर आज गए थे बुराड़ी स्टेशनरी शॉप पर, मैंने बोला भाई ये स्टेशनरी डस्टर ले आइयो, ध्यान से समझो। तो संदीप सर डस्टर ले आए, 100 रुपए की डस्टर आए बच्चों, तो उन्होंने पैसे पे करे हैं। तो ये नहीं है कि चल यार वो तो पार्टनर है तो एक काम करेंगे, चल भाई तू पे कर दे, ऐसा नहीं होता है। अगर उन्होंने कोई एक्सपेंसेस इंकर्ड करा है अपने बिहाफ पर तो उनके पास राइट है कि वो फर्म से उसकी क्या ले सकता है? कंपनसेशन ले सकता है, अपने रीइंबर्स करा सकता है। रीइंबर्स कराने का मतलब क्या होता है कि उन्होंने जो खर्चे, मान लो उन्होंने इस महीने का रेंट पे कर दिया अपनी जेब से, तो ऐसा नहीं है कि वो पे करेंगे, वो एक्सपेंसेस है किसका? बिजनेस का एक्सपेंस है। समझ में आ गया बच्चों? तो थ्योरी में कुछ भी बन सकता है। एवरी पार्टनर्स के पास राइट है कि भैया प्रॉफिट या लॉस शेयर करें। जवाब दो बच्चों। और हर एक पार्टनर्स के पास राइट है कि कल को अगर बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है तो पार्टनर्स को उसका हिस्सा मिले। पार्टनर ने अगर क्या करा है, कुछ लोन दिया है, पार्टनर ने अगर क्या करा है, कुछ लोन दिया है, तो लोन पे उसको क्या मिले? स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। ठीक है बच्चों? जी सर। और एक पार्टनर्स के पास राइट है, वो जब मर्जी बिजनेस से क्या हो सकता है? रिटायर हो सकता है। उसका मन नहीं है भैया काम धंधा करने का, प्रॉपर नोटिस दे भैया मैं नहीं कर रहा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि तुम्हें हमारे साथ काम करना ही करना है। तो एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट। अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दो भैया, आदत बना लो अपनी, वरना किताब हमेशा ऐसी लगेगी कि जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं है। जिसके पास टीएस ग्रेवाल नहीं है, कोई पुरानी पुरानी ले लो, लेकिन किताब लेकर आ जाए करो। डीके गोयल है तो डीके गोयल में निशान लगने चाहिए सब बच्चों के। हाँ भाई, पेन क्यों नहीं निकालता है? निकालो वही पेन और हाँ अंडरलाइन करो। चलो, राइट टू पार्टिसिपेट, अंडरलाइन करो सारे बच्चे, राइट टू पार्टिसिपेट। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू कंसल्ट अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस हमारा कैसा चल रहा है इसके बारे में। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बातें नहीं, हर एक पार्टनर्स के पास राइट है कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर सके। तुम्हारे पास किताब नहीं है क्या? लेके क्यों नहीं आते हो? बस पूरे साल ही ये चलना है, समझ ही नहीं आती है। अब डांट लगा दूंगा, अगले क्लास में नहीं आएंगे, फिर अलग ही सिस्टम चल रहा है भाई साहब। अगली क्लास में सारे बच्चे बुक लेकर आ जाना भाई। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस। हर एक पार्टनर्स के पास राइट है, किस चीज का राइट है? क्या शेयर करने का? प्रॉफिट और लॉसेस। आगे चलते हैं। इफ अ पार्टनर हैज एडवांस लोन ही हैज द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, किसी पार्टनर ने क्या करा है? लोन दिया है, तो लोन को आप अंडरलाइन कर सकते हो। तो उसके पास राइट है कि उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट जरूर मिलेगा। अगर या तो जिस रेट से मेंशन है वो रेट दे दो, और अगर रेट मेंशन नहीं है तो 6% पर एनम से मिलेगा ही मिलेगा। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, ये पॉइंट पे स्टार लगा लो सारे बच्चे। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो भाई साहब पार्टनर के पास राइट है कि उसको जो ठीक लगे वो अपने हिसाब से क्या कर सकता है? काम कर सकता है। उसके लिए फिर उसे सबकी अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। तो कहता है इन केस ऑफ एन इमरजेंसी अ पार्टनर हैज द राइट टू अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट एंड बी इंडेमनिफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। तो इमरजेंसी में जो उसको लग रहा है, जो उसे बेस्ट लग रहा है, वो डिसीजन ले सकता है। और उसके लिए उसने जो भी एक्सपेंसेस वगैरह करे हैं, दैट एक्सपेंसेस शैल बी रीइंबर्स्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रही बात? जी सर। अगर मैं आपको ये चीजें नहीं पढ़ाऊंगा तो आप कभी ध्यान भी नहीं रखोगे। ए पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ
एडमिशन, वो तो सिंपल सी बात है, पार्टनर चाहिए। जैसे मैं चाहता हूँ, मैं और संदीप सर हैं, संदीप सर मिस्टर सी को लेके आना चाहते हैं बिजनेस में, लेकिन मैं मना कर रहा हूँ, मैंने कहा नहीं नहीं सी नहीं आएगा, तो मेरे पास राइट है कि मैं सी को आने से मना कर सकता हूँ। समझ में आया? और ये मेजर डिसीजन है, ध्यान रखना, जब कभी भी मेजर डिसीजंस होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को पूरा इफेक्ट कर सकते हैं, उसमें सभी पार्टनर्स की अप्रूवल होनी आवश्यकता है। लेकिन छोटे मोटे डिसीजंस है, उसमें अगर एक पार्टनर मना भी कर रहा है, मेजोरिटी पार्टनर अगर हाँ कर रहे हैं तो बात बन जाएगी। हाँ जी बोलो। जैसे मैं मतलब 2 से ज्यादा से मान लिया 7-8 पार्टनर्स है, तो उसमें तो सब मेजॉरिटी होगी ना। जैसे अगर 4 ने कह दिया 3 मना कर, तो 4 की बात नहीं, तो फिर यहाँ ये मेजर डिसीजन है, मेजर डिसीजन में सबकी कंसेंट होनी जरूरी है, सब हाँ साथ जितने भी हैं। हाँ, जैसे कि हमें कोई नई ब्रांच ओपन करनी है तो वो एक मेजर डिसीजन हो गया, या किसी नए पार्टनर को एडमिट करना है, मतलब जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, तो उसमें क्या है, सबकी अप्रूवल होनी आवश्यकता है। लेकिन छोटे मोटे डिसीजन, गुड्स परचेज करने हैं, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई सैनी से खरीद लो, मान लो मैं कहता हूँ, अब संदीप सर कह नहीं सैनी से नहीं गुप्ता से आएगा, तो मैंने कहा भाई चल ठीक है, इस बार सैनी से ले लेते हैं, अगली बार किससे ले लेंगे, गुप्ता से ले लेंगे। बात आ रही है समझ? तो अगर छोटे मोटे डिसीजंस है तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट एज सच नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस, अ पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म इफ अ पार्टनर इनकर एक्सपेंसेस ऑन द बिजनेस और ही पेज अमाउंट ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म that partner gets indemnified। अगर कोई पार्टनर खर्चा वर्चा करता है फर्म के बिहाफ पर, तो उसको क्या मिलना चाहिए, वो चीजें। समझ में आ रही है बातें या नहीं आ रही? बोलो बच्चों। जी सर, बिल्कुल क्लियर हो रही हैं बातें। अब हमारा एक एलिमेंट था पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, बताओ फटाफट सभी बच्चे, पार्टनरशिप डीड क्या होती है? हाँ जी, तो व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, फटाफट बताओ सारे बच्चे। पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है व्हिच कंटेन्स द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में हुए एग्रीमेंट को जिस रिटर्न डॉक्यूमेंट पर दिखाया जाता है, उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही? आपको लास्ट टाइम मैंने लिखवाया था, जो पार्टनरशिप डीड कहेगी वो क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर? नेम ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, इधर देखो सारे बच्चे मेरी तरफ मेरे साथ साथ बोल भी सकते हो। नेम ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, समझ में आ रही है? और कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर्स, लोन एडवांस बाय द पार्टनर। यानी कि एक तरीके से अभी बिजनेस शुरू नहीं हुआ है, बिजनेस शुरू होने से पहले दो पार्टनर्स आपस में बैठे हैं और वो पॉइंट्स बना रहे हैं कि भाई हमारे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। तो वो ये डिसाइड करें बिजनेस का नाम क्या रखें, किस तरीके का बिजनेस करें, प्लेस कहां पर काम धंधा करेंगे। समझ में आ रहा है नहीं यार? कैपिटल कोई कितनी लगाएगा, लोन कितना लगाएगा, बिजनेस में अकाउंट किस नाम से खोला जाएगा, कल को कोई पार्टनर रिटायर होके जा रहा है तो उसकी पेमेंट कैसे होगी, गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करी जाएगी। समझ में आ रहा है? डिसोल्यूशन के टाइम सेटलमेंट कैसे होएगी। तो मतलब ये सारे पॉइंट्स हैं जो पार्टनरशिप डीड में लिखे जाते हैं। पार्टनरशिप डीड इसलिए बनाए जाते हैं कि पार्टनर्स के बीच में फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। अगर फ्यूचर में डिस्प्यूट होता है तो वो जो एक बेस बने, वो क्या चले, एक एविडेंस बनकर काम करे। बात आ गई समझ से नहीं आ गई? बोलो बच्चों। तो आपसे अगर एलिमेंट पूछता है तो आपको चीजों को ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो सिंपल है, डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, नेचर, कमेंसमेंट, पार्टनरशिप, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेन पॉइंट बताए थे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, पीएसआर कि हाउ द प्रॉफिट और लॉसेस शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जल्दी से बताओ कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट या लॉस को कैसे बांटा जाएगा। ठीक है बच्चों। अब एक बात आप सब बच्चों को ध्यान रखना है, जो पार्टनरशिप फर्म कहेगा, सॉरी जो पार्टनरशिप डीड कहेगी, उसको क्या करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, बताओ सारे बच्चे, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन आ जाएगा पिक्चर में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस के अनुसार क्या होगा, फटाफट बताओ। सैलरी नॉट अलाउड, कमीशन बोलो फटाफट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, और बताओ सारे बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज। सारी बात समझ से नहीं आ रही? एंड प्रॉफिट्स कैसे डिवाइड होगा, इक्वल। तो ये था बच्चों आपका जो लास्ट टाइम जो भी मैंने आपको समझाया था उसके रिगार्डिंग जो बातें थी मैंने आपको बता दी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है? आपके पास बुक है, आपकी बुक नोट से कम नहीं है, लेकिन मेरे साथ साथ पढ़ोगे और अंडरलाइन करोगे तभी ऐसा लगे कि हमने पढ़ लिया, वरना बुक में इतना ज्यादा कंटेंट रहता है हमारा पढ़ने का कभी मन ही नहीं करता है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो हम बस ये, हमें अपने माइंड को ये चीज एक्सेप्ट करवानी है
कि मैंने तो पूरी किताब कर ली है और मुझे क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं सो दैट कि हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। आपको पता लगेगा हम भी कहीं से थोड़ी पढ़ाते हैं, हम भी बुक से ही पढ़ाते हैं बच्चों। अब देखो आगे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बताइए पार्टनरशिप डीड की क्या इंपॉर्टेंस है? वो एक एविडेंस की तरह काम करता है। कल को अगर फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स होता है, किसी को कोर्ट में जाना है कि भैया मैं अपनी बात से मुकर रहा हूं, तो जो पार्टनरशिप डीड रहेगी उसको मैं एज अ एविडेंस कहां ले जा सकता हूं? मैं कोर्ट में ले जा सकता हूं। समझ में आ रही है? तो वो डिस्प्यूट्स बेसिकली बचाता है। फॉर्म को रजिस्टर कराना पड़ता है किसी को? लीगली हम पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं। देखो अगर आप चाहते हो कि आप अपने नाम से, फर्म के नाम से अगर हमें क्या करना है, केस वगैरह फाइल करना है, तो फिर हमें अपने फर्म को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। अगर एक पार्टनर अपने इंडिविजुअली जाना चाहता है तो इंडिविजुअली उसको कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं। हमने पार्टनरशिप डीड बना रखी है, ठीक है, हाँ, तो मतलब फॉर्म रजिस्टर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, डिस्प्यूट आता है कोई तो कोई प्रॉब्लम, हम फिर जा हम नहीं जा सकते सकते। हैं। एक्चुअली देख मेन चीज ये है, जो हमारे पास डीड बनी है, डीड भी तो डॉक्यूमेंट है, डीड भी तो साइन है। अच्छा, वो साइन वैसे ही करते हैं। नहीं तो फिर साइन है तो ऐसे थोड़ी है कि भाई मान ले मैंने तुम्हें एक कागज लिख कर दिया, किसी कागज पर मैंने कोई भी चीज लिख कर दी है, मैंने साइन करा है, मैंने उसकी एक्सेप्टेंस दी है, कल को अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहे हैं हमारे बीच में, तो वो कागज ही तो क्या बनेगा, बेस बनेगा। पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर्ड कराना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन क्या है जो पार्टनर्स आपस में डीड बना रहे हैं उनको तो क्या करना पड़ेगा, उनके पास तो डीड की कॉपी जाती है दोनों के पास। कल को डिस्प्यूट आ रहा है, एक पार्टनर जा रहा है दूसरे के खिलाफ, बिल्कुल जा सकता है अपने इंडिविजुअल बेस पर। डीड एक तरीके से, डीड का मतलब ही डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है ना। डीड मतलब एक एविडेंस के तौर पर काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि उसके लिए फॉर्म क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। समझ में आ गया? लेकिन जैसे मैं पार्टनरशिप फॉर्म हूँ, अब पार्टनरशिप फॉर्म मैं अपने नाम से किसी दूसरे के खिलाफ केस करना चाहता हूँ, वो भी संजय क्लासेस के नाम से, तो संजय क्लासेस के नाम से तभी केस वगैरह फाइल हो पाएगा जब मेरा फॉर्म क्या होगा, रजिस्टर्ड। इंडिविजुअल तो पार्टनर्स में कर सकते हो। समझ में आ गई? तो partnership deed is an important legal document which define partnership among them. It is important to have written partnership deed to avoid and settle possible disputes. तो ये it governs the rights, duties, responsibilities, dispute arising if any among the partners are settled on the basis of partnership deed. It is being a written contract. तो बच्चों ध्यान रखना, oral की कोई वैल्यू नहीं होती है, oral कभी भी कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है, वैल्यू हमेशा किसकी होती है, रिटर्न की होती है। चलो जी सर, तो ये प्रोविजंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। प्रॉफिट और लॉस, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं, देखो क्वेश्चन में फिर क्या क्या लिख सकता है, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट। समझ में आ रहा है? हाँ, या फिर वो बोल सकता है कि पार्टनर्स डू नॉट हैव एग्रीमेंट। तो एक ही चीज को वो 4-5 तरीके से बोल सकता है। तो आपको इस केस में क्या क्या ध्यान रखना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस कैसे बटेगा, इक्वली, निशान लगाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे जाने वाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। बोलो बच्चों, ये निशान लगाते रहो सर, निशान भी हमें लगाने नहीं आते हैं। अगर आपको निशान भी लगाने नहीं आते तो भैया फिर थोड़ा हाथ पैर चला लीजिए, और अब ऑनलाइन वाली आदत मत करो, आलसी मत बनिए। यहाँ पर क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज। तो इस तरीके से थोड़ा एड होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस इज पेड, इंटरेस्ट अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो उस पर उसको इंटरेस्ट जरूर मिलेगा। बताइए बट किस रेट से मिलेगा, 6%। या तो डीड बना लो, और अगर डीड नहीं है तो किस रेट से काम कर लो, 6% पर एनम। इसके बाद क्या कहता है, रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन के ऊपर लिख दीजिए सैलरी, रेम्युनरेशन के ऊपर लिख दीजिए सैलरी। तो सैलरी है, कोई कमीशन भी लिख सकते हो। तो बताइए सारे में से सैलरी है, कमीशन इज नॉट अलाउड। समझ में आ रहा है? बेसिस भी आ जाएगा उसके अंदर ही, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बताओ, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स आर एग्रीड। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। चलो जी सर, लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर, इसको हम बाद में देख लेते हैं कि पार्टनर्स की क्या क्या लायबिलिटीज होती हैं। आगे की चर्चा करते हैं एक दो एग्जांपल्स देखकर, फिर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। और आप लोगों का जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, जैसे ही चीजें खत्म होंगी, तो स्कैनर जरूर हम लोग साथ साथ करेंगे। कहते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। कहता है अमरीश ललित एंड 4 बार पार्टनर्स इन अ फर्म। चलो जी, तो जो जो क्वेश्चंस मैं क्लास में कराता जाऊंगा उस पे CW लिखते रहना, डेट वगैरह डालते रहना। कहता है अमरीश ललित एंड 4 बार पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। Amrish has contributed more capital than other partners and demand interest on capital at 10% per annum.
बट ललित एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम। बताइए सारे बच्चे, क्या ललित और चारू को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉरी क्या कौन कह रहा है? अमरीश कह रहा है। अमरीश कह रहा है कि भैया मैंने ना, सुनो ध्यान से, अमरीश कह रहा है कि भाई मैंने तुम दोनों से ज्यादा कैपिटल लगाई है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, लगाई तो अमरीश हैज कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स। तो एक अमरीश के नाम से है और कोई और पार्टनर्स है। अमरीश ने ज्यादा कैपिटल लगाई है, ठीक है। इन दोनों की कम, मान लो इन्होंने 1 लाख लगाए हैं तो इसने अकेले ने 2 लाख लगाए हैं, ठीक है। अब इसका क्या कहना है, ध्यान से समझो सारे बच्चे। कहता है डिमांड, वो डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। ये कहता है कि मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। किस रेट से दे दो बच्चों बताओ? एट द रेट 10% पर एनम। कहता है बट ललित एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम। पहले आप बताओ क्या पार्टनरशिप डीड है या नहीं है? फटाफट बताओ। आप ऊपर वाली लाइन को पहले अंडरलाइन कर लो सारे बच्चे, फटाफट देखो। अमरीश, ललित और चारू आर इन अ फॉर्म विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब नहीं है तो किसकी बात आ जाएगी? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आप लिखोगे एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एज देयर इज नो पार्टनरशिप डीड between these partners, hence जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा। तो जो भी अमरीश है, जो भी स्टेटमेंट कह रहा है दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है सर, समझ में आती है? लिखवाऊंगा नहीं बच्चों, बुक में सब कुछ गिवन है, ध्यान से समझ लेना। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होगा वी विल सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, उस तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जो ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं। ठीक है सर। Lalit devotes full time in the business and demands a salary of 5,000 per month, but Amrish and Charu do not agree with him. ललित कहता है मैं इस बिजनेस को चलाने में दिन रात एक करता हूँ, तो प्लीज मुझे खाली 5,000 रुपए महीने की सैलरी दे दीजिए। तो आप मुझे बताओ क्या हम उसको 5,000 रुपए महीने की सैलरी देंगे या नहीं देंगे? फटाफट देंगे। देखो यार, तुझे सैलरी लेनी थी तो पहले डीड बना लेते। अब डीड नहीं बनाई तो भैया किसकी बात मानकर चलेंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और उसके अनुसार क्या है? बेटा बिजनेस में कभी भी इमोशनल मत, ध्यान रखना सारे बच्चे। बात आ गई समझ? जी सर। चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ 50,000 गिवन बाय हर एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। चारू कहते हैं कि मेरे को मार्केट रेट के हिसाब से क्या दे दीजिए? इंटरेस्ट ऑन लोन। भाई देखो अच्छी बात है, तूने 50,000 रुपए का लोन दिया, थैंक यू सो मच लोन देने के लिए, लेकिन अब तो इंटरेस्ट मांग रही है 12%, तो हम नहीं दे सकते क्योंकि डीड बना ही नहीं। बोलो बच्चों, ऐसा नहीं हम उसे इंटरेस्ट नहीं देंगे। बताओ इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे? किस रेट से देंगे? बच्चों आपको भी इस तरीके हाफ हाफ का चक्कर नहीं है, 6% पर एनम। ना तो बेकार के उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट क्यों लाने हैं बीच में? अब ऐसे 10% होता फिर 10 का तो 5 करेगा हाफ। तो बनाना ही है पहली बात तो, जो चीज है ही नहीं तो उसको क्यों बेकार में? और बच्चों के दिमाग में कुछ चीजें पैदा होने की हाफ का कुछ चक्कर होता है। बता यार, सही है सीन तेरा? बच्चे एक बात बताओ सारे बच्चे, आप ये चीज समझो कि मुझे ये चैप्टर जब कर रहे हैं तो इसी टाइम फाइनलाइजेशन कर लेना है इस चैप्टर का, बात बात का चक्कर नहीं पालना है। चलो जी सर। और उसके बाद क्या इंटरेस्ट मिलेगा और किस रेट से मिलेगा? 6%। Amrish has withdrawn 10,000 from the firm for his personal use। ठीक है, ड्राइंग्स, इसका आप लिख सकते हो ड्राइंग्स। पर्सनल यूज आ गया तो क्या हो गया? ड्राइंग्स। बातें नहीं। ललित एंड चारू डिमांड्स दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज। ललित और चारू कह रहे हैं भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दियो। किस रेट से दे दियो? 10% पर एनम। बताओ क्या हम इंटरेस्ट ऑन चार्ज कर सकते हैं? एक चीज ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए कमाई होती है। ठीक है बच्चों, बोलो। आपको हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। जब कभी भी आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो यू हैव टू थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ना कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, क्योंकि आप बिजनेस के अकाउंटेंट हो। Profit before, बात नहीं, profit before taking into account any of the above claims was 50,000 at the end of the first year of the business. Amrish demands share of profit in the capital ratio। अच्छा मुझे बताओ, ये अमरीश बार बार कैपिटल रेशियो वाली क्यों बात कर रहा है? मतलब अमरीश क्यों मांग रहा है ये कैपिटल रेशियो? उसने कैपिटल ज्यादा लगाई है। अब देखो अगर इसकी कैपिटल ज्यादा है तो 2:1 का रेशियो बनेगा। ध्यान दो इधर,
इसको लॉजिकली समझो कि अमरीश बार बार कह रहा है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, पहले कह रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो और अब कह रहा है कि पीएसआर ऐसे बनाओ। बताओ अगर पीएसआर ऐसे बन जाएगा, ये अमरीश कह रहा है, ध्यान से समझो। बताओ क्यों, इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि इसने कैपिटल क्या लगाई है, ज्यादा लगाई है। अब अगर इसका मतलब है 4 रुपए का अगर प्रॉफिट होता है तो वो 2 लेना चाहता है। बात आ रही है, समझ या नहीं आ रही? अब बताओ क्या उसको 2 मिलेगा? जब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो भाई साहब किसकी बात मानेंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और उसके अनुसार क्या है बताओ सभी बच्चे? उसके अनुसार प्रॉफिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। वैसे मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट कितना बटेगा ऊपर बताओ सारे बच्चे। नेट प्रॉफिट कितने का था हमारे पास? 50,000 है। कितने का स्टार्टिंग में पहली लाइन में कहीं दे रखा है नेट प्रॉफिट? ना दे रखा है, नहीं दे रखा। सर प्रॉफिट बिफोर टेकिंग मतलब ऊपर की एडजस्टमेंट मतलब प्रॉफिट वाज 50 था, ठीक है, तो दे तो रखा है। नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट इधर देखो 50। तो एडजस्टमेंट तो एक ही होएगी हमारी, वो भी कौन सी होएगी? इंटरेस्ट ऑन। अरे बोलो बच्चों, तो बताइए इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना पड़ेगा? चारों ने दिया था शायद लोन, जी सर, 50,000 का। और कितने परसेंट? 12% नहीं, पर एनम। तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 3,000 रुपए माइनस करने के बाद जो इंटरेस्ट ऑन लोन बनेगा 47,000। इंटरेस्ट ऑन लोन को हम डिस्ट्रीब्यूट करें, सॉरी क्या बोल रहे हैं मैं, डिविजिबल प्रॉफिट। बातें नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बन गया? 3,000। समझ में आया? यस सर। 50,000 बिफोर एनी जो भी प्रॉफिट था, एनी एडजस्टमेंट। एक एडजस्टमेंट हमें कंसीडर करनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इसको बोलते हैं हम डिविजिबल प्रॉफिट। ध्यान से समझो, आगे जाके आप पढ़ोगे इस ये कॉन्सेप्ट। बेटा बातें मत करो यार। डिविजिबल प्रॉफिट 47,000। चलो जी सर। Lalit wants to introduce his son Inder as a partner. Charu object to his proposal. चारू कहते हैं इंदर नहीं आएगा। अब बताओ सारे बच्चे, क्या इंदर आएगा? बोलो नहीं आएगा। समझ में? किसी भी एक पार्टनर ने मना कर दिया तो नहीं आएगा। तो थोड़ा बुक से पढ़ सकते हैं। A person cannot be introduced as a partner without the consent। कंसेंट का मतलब होता है सेम टाइम सेम डेट सभी पार्टनर्स की अप्रूवल होना, विदाउट एनी फोर्सफुली। मतलब मैंने किसी से जबरदस्ती अप्रूवल नहीं लिया, प्यार से सबकी कंसेंट मिल जाना। A person cannot be introduced as a partner without the consent of all the partners. Therefore, Inder cannot be admitted into partnership because Charu object to it। ठीक है सर। तो इस पर क्लास पर निशान लगा लीजिए। आपके 6 केसेस क्लियर हुए, आपको कुछ बातें समझ में आई। बातें नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है सर इसमें से पेपर में आएगा या नहीं आएगा। ये तो बच्चों देखो, अगर आपको पार्टनरशिप डीड की बातें क्लियर नहीं है तो पार्टनरशिप डीड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके किसी भी चैप्टर में चेक किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। Harry and Gary are partners in a firm. They have not entered into a partnership deed, but had agreed on the following. But had agreed, partnership deed नहीं बनाई, लेकिन इन चीज पर उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। इन चीज पर उनके बीच में बातचीत हो गई है। ओरल बोल सकते हो। सैलरी विल बी पेड टू हैरी। कह रहा सैलरी दी जाएगी, ले लो भाई। गैरी विल गेट कमीशन 10%। इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। और इंटरेस्ट विल बी चार्ज। पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टनर। हाउ विल द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स रिजॉल्व? अब डिस्प्यूट क्या है? देखो बच्चों, इन सब पे 5 पॉइंट पर उनके बीच में बातचीत हुई है। एग्रीमेंट नहीं बनाया बट बातचीत हो गई है। तो बातचीत होना मतलब एक तरीके से ओरल एग्रीमेंट है। बोलो भाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? उनके बीच में डिस्प्यूट्स आ गए। आपको डिस्प्यूट्स पता है क्या होते हैं? डिस्प्यूट्स का मतलब लड़ाई झगड़े, कुछ मतलब इश्यूज अराइज होना। जब 2 पर्सन सेम पॉइंट्स पर एग्री नहीं कर रहे हैं, एक की बात अलग है और दूसरे की बात क्या है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो बच्चों। तो वहां पर डिस्प्यूट्स आ जाते हैं। गैरी डिमांड टू बी पेड। गैरी डिमांड्स कहता है, गैरी कहता है टू बी पेड सैलरी एज हैरी इज बीइंग पेड बिकॉज़ हिज कमीशन इज लोअर। अब कह रहा है भैया, मतलब आपस में कंपैरिजन करने लग गए। गैरी भाई साहब कहते हैं कि भैया मेरे को भी, गैरी डिमांड्स टू बी पेड सैलरी एज हैरी इज पेड। गैरी कहता है मुझे भी सैलरी दो। गैरी क्या कहता है? मुझे भी क्या करो? सैलरी दो। क्यों? लॉजिक क्या दे रहा है उसका? वो
नहीं, लॉजिक कह रहा है क्योंकि हैरी को मिल रही है। लॉजिक क्या कह रहा है? एज जितनी हैरी को मिल रही है, क्यों? बिकॉज हिज कमीशन इज लो। बेटा एक बात बताओ, पहले आप अपने स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे जाओ और उसमें देखो कि उनके बीच में बातचीत क्या हुई थी। सैलरी किसको मिलेगी, कमीशन किसको मिलेगी, ये देखो आप सारे बच्चे। पहली बात लिखी थी कि सैलरी खाली किसको मिलेगी, हैरी को। दूसरी बात लिखी है गैरी को क्या मिलेगी, कमीशन। और कहीं सैलरी की बात नहीं है। अब चाहे भाई साहब गैरी को, चाहे गैरी की कमीशन कम हो और चाहे ज्यादा हो, जो बातचीत हुई है उसी पे चलेंगे। बोलो यार। यस सर। अब बातचीत है ही नहीं सैलरी के रिगार्डिंग, गैरी की सैलरी के रिगार्डिंग कोई बातचीत नहीं है, तो फिर बच्चों से कोई सैलरी नहीं। समझ में आ गया नहीं आएगा? जी सर। तो यहाँ पर जो गैरी की जो इंटेंशन है या गैरी की जो डिमांड है, दैट इज नॉट करेक्ट। चलो जी सर। हैरी डिमांड्स दैट, सेकंड पॉइंट क्या है? हैरी डिमांड्स दैट हिज सन शेरी be admitted as a partner for 25% share to be given out of his share of profit, to which Gary disagrees। अब बच्चों एक बात बताओ, लास्ट में फिफ्थ वाला पॉइंट पढ़ो, उनके बीच में क्या बातचीत हुई थी, फटाफट पढ़ो सारे बच्चे। फिफ्थ वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार। क्या लिखा है? Partners cannot be admitted without the consent of all parties। अच्छा भैया एक बार बताइए, ये हैरी लाना चाहता अपने लड़के को, ठीक है, हैरी परमिशन दे दे तो आजा भाई। बोलो भाई। अब आगे जब तुम पढ़ रहे हो तो हैरी डिमांड दैट हिज सन शैल बी एडमिटेड 25% शेयर दे देगा अपने में से, टू व्हिच गैरी डिसएग्री। अंडरलाइन करो, गैरी कह रहा है मैं। तो बच्चों ऐसे में वो नाम दे देकर कंफ्यूज करना चाहता है, कभी हैरी, गैरी, सैरी। समझ में आ रहा है? पेपर में आपको क्या करना चाहिए, डायग्राम बनाकर आप काम कर सकते हो। चलो जी सर। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, बहुत अच्छी बात है। सर एक बात बताइए, एक आधा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जल्दी से आ जाओ फटाफट। तो अभी 30 मिनट के अंदर, ध्यान से समझो, विद इन 15 मिनट्स के अंदर मैंने 13 मिनट के अंदर लास्ट क्लास का रिवाइज भी करा दिया था, जो कि मुझे लगता है आपको आ भी गया, और 2-3 क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। ठीक है सर, अच्छी बात है। कुछ आपके सामने क्वेश्चंस हैं, मैं आपको एडवाइस करूंगा, प्लीज आप 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चंस हैं इनको आप ट्राई करना, एंड जो आपको डाउट आए वो मेरे से इंडिविजुअली पर्सनली पूछ लेना। ठीक है सर? जी सर, बिल्कुल क्लियर है बातें। चलो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, वैसे तो जरूरत भी नहीं है, हम इलस्ट्रेशंस के बाद स्कैनर पे सीधा जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ओरली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है भाई। बोस, सरकार एंड चटर्जी आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डील। भाई साहब ये 4 बंदे हैं, कौन कौन है फटाफट बताओ सारे बच्चे। बोस है, और कौन है, सरकार है, फटाफट बताओ सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 है पार्टनरशिप डील का। भाई क्या होगा? इलस्ट्रेशन तो खत्म हो गई भाई, क्वेश्चंस। बोस, सरकार और चटर्जी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, they do not have a partnership deed। अंडरलाइन कर लो, do not have a partnership deed। इसका क्या मतलब है कि उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। बोस इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 2 लाख। अच्छा ऐसा करते हैं भाई, ज्यादा अजीब सा लगा, बड़ा क्वेश्चन लगे तो भैया ऐसे कर लेना, बोस, सरकार, चटर्जी, पार्टनरशिप डीड नहीं है, ये ध्यान रहेगा। बोस ने 2 लाख रुपए की लगा दी कैपिटल, ठीक है भाई। आगे चलो, और किस डेट पर कैपिटल लगाई है बच्चों? 1 अक्टूबर 2019। पढ़ते हैं आगे। Whereas Chatterjee took a loan of rupees 50,000 from the firm on 1st October 19। बच्चों अंडरलाइन करो, लोन लिया है उसने फर्म से, तो चैटर्जी ने दिया नहीं है, उसने क्या करा है, फर्म से लोन लिया है। इसने लोन लिया है, और कितने का लोन लिया है? 50,000 रुपए का, फर्म से, ठीक है, 1 अक्टूबर 19 को। आगे चलो, क्वेश्चन क्या है तो मुझे भी नहीं पता, पढ़ के ही तो पता चलेगा। बिल्कुल सर, बात तो जायज है। डिस्प्यूट्स हैव अराइजन अमंग देम ऑन द फॉलोइंग इश्यूज। उनके बीच में डिस्प्यूट्स आ गए हैं इस इश्यूज पर। देखते हैं क्या डिस्प्यूट्स आए। ह्यूमन नेचर, बिहेवियर, डिस्प्यूट्स आना स्वाभाविक है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है मेरे और संदीप सर के बीच में कभी डिस्प्यूट्स नहीं आए हैं,
डिस्प्यूट्स आते रहते हैं, समझ में आ रही है। अब फास्ट ट्रैक बैच है तो बताऊंगा नहीं कौन कौन से डिस्प्यूट्स आते हैं। बॉस डिमांड्स इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन रुपीस 2 लाख बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल। बॉस कहता है भाई मुझे दे दे इंटरेस्ट, क्योंकि मैंने 2 लाख रुपए की एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई है। भाई साहब हम किसी की बात भी नहीं मानने वाले। जब या तो तुम डीड बना लेते, बोलो भाई, या तो तुम क्या कर लेते, डीड बना लेते। अब तुमने डीड बनाई नहीं तो बच्चों बताओ अब हम क्या करने वाले हैं, सीधी सी बात है। अब हम किसकी बात सुनेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसके अनुसार नहीं मिलना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सरकार डिजायर दैट हिज सन दीप शुड बी एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड ही विल गिव हिम हिज हाफ शेयर ऑफ बॉस एंड चैटर्जी डू नॉट एग्री। अंडरलाइन करो, चैटर्जी डू नॉट एग्री। अब मान लो अगर ये वाली बात नहीं लिखी होती कि चैटर्जी डू नॉट एग्री, तो आप यहाँ पर ऐसे आंसर देकर आते कि भैया अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली इफ कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज एक्वायर्ड। यहाँ पर अगर हमें सभी पार्टनर्स की कंसेंट मिल जाती है तो पार्टनर एडमिट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो जाएगा। और यहाँ तो साफ साफ पता चल रहा है, एक ने मना कर दिया, किसने मना कर दिया, चैटर्जी ने, तो क्या वो बंदा आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। ठीक है बच्चों, चलो जी सर। बोस एंड सरकार are of the view that Chatterjee should be charged interest on loan from the firm at the lending rate of the banks which is 12% per annum। देखो भैया लोन किसने दिया था बताओ, चैटर्जी ने, है ना, चैटर्जी ने लोन। अब ये दोनों आपस में प्लानिंग कर रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या प्लानिंग कर रहे हैं, बोस और सरकार आर ऑफ द व्यू दैट, क्या व्यूज आ रहा है इनके बीच का बताओ सारे बच्चे, ये कह रहे हैं दैट चैटर्जी को बुलाओ और क्या हो, शुड बी चार्ज चैटर्जी से 12% इंटरेस्ट ऑन लो। किस रेट पर लो, 12% पर, जो कि बैंक की रेट है। बताओ हमने इसको लोन दिया है, हमने इसको क्या करा है, लोन दिया, क्या उससे इंटरेस्ट ऑन लोन लेंगे, जल्दी से बताओ। इंटरेस्ट ऑन लोन लेने का तो कोई वो था ही नहीं, बोलो भाई। अगर हम पार्टनर ने, अगर बिजनेस ने क्या करा है बताओ सारे बच्चे, बिजनेस ने क्या करा है, लोन लिया है, बोलो भाई, लोन लिया है तो लोन पर इंटरेस्ट देने का कॉन्सेप्ट तो है, क्या रेट है, 6% पर है, बट ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है बच्चों, इसमें देना पड़ेगा, नहीं देना, इसमें किसी ने लोन लिया है, सर सी ने फर्म से लोन लिया है, हाँ, तो फिर सी देगा ना, सी इंटरेस्ट नहीं देगा फर्म को, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। तो फिर हम फर्म से पैसे निकाल के मौज करेंगे। नहीं देखो यार, हम पार्टनरशिप डीड के अनुसार चलेंगे, और पार्टनरशिप डीड किस चीज पे चर्चा करती है, लोन पे पार्टनरशिप डीड चर्चा करती है कि फर्म ने किसी से लोन लिया, फर्म ने किसी पार्टनर से लोन लिया है और क्या नाम है, वो साइलेंट है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, साइलेंट है, तो फर्म क्या करेगा, उसको इंटरेस्ट देगा, किस रेट से देगा, 6% पर है। लेकिन इस चीज के बारे में नहीं बता रखा है कि भाई मैं फर्म हूं और फर्म ने क्या करा, किसी पार्टनर को क्या करा है, लोन दिया है, अब उस लोन देने पर उससे इंटरेस्ट लेना है नहीं लेना। तो इस वाले पॉइंट को मैं एक बार देख लूंगा। वैसे मेरे हिसाब से तो डीड के अनुसार अगर हम चलते हैं तो ऐसा है ही नहीं कोई प्रोविजन। ठीक है बच्चों, बस आंसर भी तो दे रखे होंगे, पीछे देख लेते हैं अभी। चलो फिर डी पार्ट को पढ़ लेते हैं। सरकार हैज विथड्रॉन 50,000 फ्रॉम दी फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। बच्चों दी ध्यान से समझो, सरकार ने पैसे निकाल लिए हैं, ठीक है, पर्सनल यूज फर्म से। बोस एंड चैटर्जी आर ऑफ द व्यू दैट सरकार शुड बी चार्ज। बताओ, अब सरकार ने पैसे निकाल लिए फर्म के बिजनेस में से और बोस और चैटर्जी कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे। बताओ क्या हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर सकते हैं, जल्दी से बताओ, क्यों नहीं कर सकते, पार्टनरशिप। चलो तो भैया हम अपनी मर्जी से बातें नहीं, हम अपनी मर्जी से डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व नहीं करेंगे हम, ठीक है। हम डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व करेंगे बताओ सारे बच्चे, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। बच्चों मेरे हिसाब से ये टॉपिक हो जाता है खत्म। बहुत अच्छी बात है, 6 क्वेश्चन। अब यार प्लीज मेरे से मत एक्सपेक्ट करो, वरना सारी चीजें मैं कराने लग जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, जी सर आपने हमें 3 क्वेश्चंस कराए और हमें ठीक ठाक समझ भी आए। बाकी 1 से 6 तक क्वेश्चंस आप ट्राई, बातें मत करो बस, बातें नहीं, 1 से 6 तक क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो। अगर तुम्हें लगे किसी में डाउट आए तो मेरे से पर्सनली पूछ लेना। ठीक है बच्चों, अब हम चलेंगे अपने बुक के हिसाब से चलेंगे,
कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक आ रहा है और इंटरेस्ट ऑन लोन पर चलने वाले हैं। फिर आएगा एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है सर। अब हमारे पास एक सिंपल सा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन। वैसे मैं आपको बताऊं तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपको आता है, इसमें ऐसे कुछ बात ही नहीं है समझाने वाली। इंटरेस्ट ऑन लोन तो सबसे पहली बात होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। सबसे पहली बात क्या है ये बच्चों बताओ? चार्ज अगेंस्ट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जो देना ही देना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जो देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। ध्यान से समझो, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, इस बात का ध्यान रखना। जितने भी हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो सारे के सारे कौन से अकाउंट में डेबिट होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन से अकाउंट में डेबिट होते हैं हमारे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं खाली इंटरेस्ट ऑन लोन की चर्चा करूं तो इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब है मैंने कहीं से लोन लिया है, मैंने मतलब बिजनेस ने कहीं से लोन लिया है और बिजनेस उस पर क्या कर रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है। ये लोन किसी पार्टनर का भी हो सकता है या फिर किसी आउटसाइडर का भी हो सकता है। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का सिंपल मीनिंग होता है कि मेरी कमाई हो या ना हो, जो देना ही देना है। चलो मैं आपको दो बातें समझा देता हूं। हाँ ठीक है, वो बात में देख लेंगे। एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बताओ फटाफट, एक क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक क्या होता है? एप्रोप्रिएशन। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का तो मैंने समझा ही दिया, जो देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है बताओ सारे बच्चे? अगर प्रॉफिट है, ध्यान से समझो क्या है, अगर प्रॉफिट है तो देंगे वरना नहीं देंगे, उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। यानी कि जो प्रॉफिट में से दिया जाता है, प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करना, प्रॉफिट को अलग अलग नामों से देना, प्रॉफिट को बांटना, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों बताओ? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। समझ में आया? जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, कुछ एग्जांपल्स हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन, सैलरी ऑफ पार्टनर्स, कमीशन। समझ में आ रही है? देखो बच्चों, अब आप भी फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपने चैप्टर पहले थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ा है, थोड़ी बहुत तो आइडिया है आप लोगों को। जनरल रिजर्व, ये सब क्या है बच्चों बताओ? आपके एप्रोप्रिएशंस, यानी कि प्रॉफिट होगा तो हम देंगे, अदरवाइज नहीं। यानी कि प्रॉफिट को अलग अलग नामों से जो बांटा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हम बात करते हैं चार्ज, बातें नहीं बटे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट हो चाहे ना हो। जब मैं चार्ज की बात किया तो बातें मत करो यार प्लीज यार। जब मैं चार्ज की बात करता हूं तो रेंट, पार्टनर को रेंट देना है, ये हमारी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को हमने रेंट पे ले रखा है, हमें रेंट पे करना है, मेरी कमाई हो या ना हो, देना ही देना है। तो रेंट क्या बन जाएगा? ठीक है। एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉइज की सैलरी, सर ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? चार्ज। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है बच्चों बताओ? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अभी आपको यही ध्यान रखना है कि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है उसको हम कौन से अकाउंट में डेबिट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। और ये जो सारे के सारे एप्रोप्रिएशंस हैं इसको हम कौन से अकाउंट में डेबिट करते हैं? अरे बताओ, इसको हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है बच्चों। मैनेजर को कमीशन, हाँ मैनेजर की कमीशन वैसे मैं आपको बता देता हूँ, बातें नहीं। इधर देखो, मैनेजर की जो कमीशन है, आप 11th क्लास में अगर जाओ, बातें नहीं, अगर हम मैनेजर की कमीशन की बात करते हैं, हाँ जी, तो भाई साहब मैनेजर की कमीशन होती है कब दी जाती है बताओ? अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे, बोलो हाँ है ना? प्रॉफिट होगा तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो ये एक तरीके की होती है एप्रोप्रिएशन है, ध्यान से समझो। ये एक तरीके की होती क्या है? एप्रोप्रिएशन। क्योंकि इन केस ऑफ लॉस, ध्यान से समझो, इन केस ऑफ लॉस मैनेजर को कमीशन कभी भी नहीं दी जाएगी। लेकिन है इसकी नेचर एप्रोप्रिएशन तरीके की होती है, बट इसको हम दिखाते P&L अकाउंट में है। कहां दिखाते हैं इसको? P&L। क्यों दिखाते हैं P&L में? क्योंकि जब मैं आपको अभी एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझाऊंगा, अभी मैंने आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखाया नहीं है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जनरली पार्टनर से रिलेटेड चीजें दिखाई जाती है। कौन सी चीजें दिखाई जाती है? जो पार्टनर से। और ये जो
एप्रोप्रिएशन है, ये जो कमीशन दे रहे हैं मैनेजर को, ये पार्टनर की नहीं है, ये किसकी है बच्चों का, मैनेजर की है। तो इसको हम कहाँ दिखाते हैं, P&L। लेकिन ध्यान रखना, इन केस ऑफ लॉस मैनेजर कमीशन इज नॉट प्रोवाइडेड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर आपका 11th क्लास में फाइनल अकाउंट अगर आपको याद आ रहा हो तो वहां पर आपने देखा भी था सर कमीशन कि सेल वेल पे भी देते हैं। हाँ सेल पे भी देते हैं, बिल्कुल सही बात उसका भी है। ऐसे ट्रीटमेंट होगा। हाँ उसका भी ट्रीटमेंट है। तो अगर सेल पर है तो सिंपल ही दे दो भाई। अगर मान लो कि हम मैनेजर की कमीशन हम सेल पे दे रहे हैं, सर पहले से लॉस आ रखा है, पहले से ही क्या रखा है, अगर एप्रोप्रिएशन के समय लॉस आ रखा है कंपनी मतलब नेट लॉस, नेट प्रॉफिट के नेट लॉस। हाँ अगर एप्रोप्रिएशन के टाइम नेट लॉस पड़ा हुआ है ना, हाँ तो फिर भाई ठीक है। सेल अगर कोई, फिर ये भी एक मतलब कह रहे हैं कि सेल पे कमीशन देना है, हाँ जरूरी है तो देना, तो फिर और लॉस में और लॉस जोड़ देंगे। ठीक है वो तो कर देंगे। देखो मैनेजर की कमीशन है तो दे देंगे, मैनेजर की कमीशन है P&L में ले जाना है, ले लो क्योंकि वो सेल के ऊपर है, प्रॉफिट के ऊपर नहीं है। हाँ मतलब सेल के ऊपर। हाँ सेल वाली दे देंगे क्योंकि बात हमारी किस पे हुई है, सेल पे हुई है। उसको हम P&L में डेबिट डाल के और लॉस को बढ़ा देंगे। लेकिन अगर जो कमीशन है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, किसी पार्टनर वगैरह की कमीशन है तो वो फिर नहीं होगी, वो तो नहीं जाएगी, क्योंकि पार्टनर्स की कमीशन तो प्रॉफिट के केस में दी जाती है। ठीक है बच्चों ध्यान से समझो। देखो थोड़ा बहुत जिन्होंने पढ़ रखा है वो थोड़ी इस तरीके के डाउट्स पूछ लेते हैं, बाकी आप सिंपल चीजों को समझो। व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बताओ सारे बच्चे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, बोलो। जो देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, एम्प्लॉइज की सैलरी, रेंट। ठीक है बच्चों, जितने भी हमारे आइटम्स P&L के डेबिट में जाते थे वो जनरली क्या होते हैं, चार्ज। एक्सेप्शन हमेशा रहते हैं, ध्यान रखना। वैसे हम 11th क्लास में तो P&L में डाल देते थे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, अगर कुछ तुम्हें ध्यान हो तो। चलो छोड़ो जा, ठीक में क्यों ले जाना। बट व्हाट इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, अगर प्रॉफिट है तो देंगे, अदरवाइज नहीं। यानी कि प्रॉफिट्स को अलग-अलग नामों से बांटना। ठीक है बच्चों को बोलो। तो जो हमारा टॉपिक था इसके साथ साथ आपने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बड़ा सिंपल है। मैं फर्म हूं, मैं बिजनेस हूं, मैंने किसी से लोन लिया है, मैंने बिजनेस ने किसी से लोन लिया है। लोन किसी से, किसी आउटसाइडर से भी हो सकता है या किसी थर्ड पार्टी से भी हो सकता है। और अब बिजनेस क्या कर रहा है, उसको इंटरेस्ट पे कर रहा है। जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे करा जा रहा है एक स्पेसिफाइड रेट से। अब यहाँ पर दो बातें होंगी, या तो पार्टनरशिप डीड है या फिर पार्टनरशिप डीड नहीं है। बताओ अगर पार्टनरशिप डीड है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे दिया जाएगा, स्पेसिफाइड रेट। अरे बोलो भाई। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किस रेट से देना पड़ेगा, 6%। ठीक है बच्चों, इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट ये होता है। अगर मान लीजिए आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वैसे मैं भी सिखाने वाला हूँ आपको बनाने के लिए, अगला टॉपिक ही आएगा, बट फिर भी आपके पास जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। जितने भी हमारे नेट प्रॉफिट होते हैं P&L अकाउंट के नाम से, आप इसी में माइनस कर दोगे। यहीं पर आप माइनस करके दिखा सकते हो इंटरेस्ट ऑन लोन, या फिर माइनस कर सकते हो जितने भी आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जितने भी क्या है आपके चार्ज अगेंस्ट। समझ में आया नहीं है? अच्छा एक चीज और समझ लो आप सभी बच्चे, इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री वगैरह क्या होती है, जर्नल एंट्री। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जब हम बुक करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू पार्टनर का जो लोन है उसी में हम ऐड कर देते हैं। समझ में आ रहा है, ड्यू बेसिस पर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो था वो एक्सपेंसेस बुक हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, साथ में हमने किसको बढ़ा दिया, लोन को। उसके बाद ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, उसके बाद ये जो क्या है बच्चों बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन है, इसको हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, एट द ईयर एंड हम इसको कहां ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। और अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन की बात करते हैं, इधर देखो सारे बच्चे, तो इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, कॉमन सेंस। इसकी कैलकुलेशन क्या है, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का मतलब क्या है, दो बातें हैं। टाइम रेट के साथ देखो कि रेट के साथ पर एनम है या नहीं है। अगर रेट के साथ पर एनम है, एनुअली है, तो बताइए हम क्या करेंगे फटाफट। रेट के साथ पर एनम या एनुअली है तो हम क्या करेंगे, टाइम लगाएंगे। बोलो बच्चों। यस सर। तो हम टाइम कंसीडर करेंगे 11th क्लास डेप्रिसिएशन। बोलो। यस सर। और अगर रेट के साथ पर एनम, रेट के साथ पर एनम या फिर एनुअली वर्ड नहीं लिखा है, ये सब चीज नहीं है,
तो फिर कोई टाइम कंसिडर नहीं होगा। अब इसको आप मेरी लैंग्वेज से समझ पाओगे, ध्यान से समझो। मैंने ए से लोन लिया, तो मैं बिजनेस हूँ, ए से लोन ले रहा हूँ। ए कह रहा है इंटरेस्ट देना है 6% पर एनम। ए क्या कह रहा है, इंटरेस्ट किस रेट से देना है, 6% पर एनम। तो मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा 6। अगर मैंने 4 महीने यूज करा है तो मैं उसको इंटरेस्ट कितने दिन का दूंगा, 4 महीने। अगर मैंने 6 महीने यूज करा है तो मैं उसको इंटरेस्ट कितने दिन का दूंगा, 6 महीने। अब मान लीजिए मैंने बी से लोन लिया, मैंने किससे लोन लिया, बी से। मैंने बोला भाई बी, अब बी कहता है इंटरेस्ट देना है 6%। बी क्या कहता है, इंटरेस्ट कितना देना है, 6%। तो अगर मैं अगले दिन भी जाकर उसका पैसा वापस करूंगा तो भी ध्यान रखना कितना इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा, 6%। आ गई बात समझ, बोलो बच्चों। तो पेपर में अगर खाली रेट के साथ पर एनम नहीं दिखे तो नीचे नोट चिपका देना। क्या नोट चिपका देना कि भैया रेट के साथ पर एनम नहीं है, इसलिए हमने टाइम कंसीडर नहीं करा। और रेट के साथ पर एनम है तो फिर तो कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है बच्चों, आप इसकी नोटिंग कर लीजिए सारे बच्चे। तो अब हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 2020 टीएस ग्रेवाल बुक। Amit, Bimal and Chaman are partners sharing profits and losses equally. Amit and Chaman gave loans to the firm on 1st October 19. बातें नहीं, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। अमित ने लोन दिया है और चमन ने, है ना, या बिमल ने दिया है। अमित और चमन ने लोन दिया है 1 अक्टूबर 19 को। बातें नहीं, अमित ने लोन कितने का दिया है और चमन ने कितने का दिया है, बताइए फटाफट। 1 लाख और 1.5 लाख। 1 लाख रुपए का इसने दिया है और 1.5 लाख रुपए का इसने दिया है। यहाँ पर लोन एडवांस वर्ड भी यूज कर सकता है, लोन गेव, कुछ भी वर्ड यूज हो सकता है। ठीक है सर। आगे क्वेश्चन कहता है इट इज एग्रीड दैट, अंडरलाइन कर सकते हो आप इस बात को, इट इज एग्रीड दैट, इसका मतलब उनके बीच में पार्टनरशिप डीड बन गई है लोन के रिगार्डिंग। इट इज एग्रीड दैट इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम विल बी पेड ऑन लोन। ये बात हो गई है कि इंटरेस्ट दे दिया जाएगा 9% पर एनम पर। बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म आर क्लोज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड, अंडरलाइन करो इस बात को। इज येट टू बी पेड का मतलब है इंटरेस्ट ऑन लोन अभी आउटस्टैंडिंग है, अभी इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं हुआ है। ठीक है सर। कहता है ऑन 31st मार्च 2020 जर्नल एंट्री बनाओ। जी सर, तो आप इस पे स्टार का निशान बना सकते हो। जर्नल एंट्री मांग ली क्वेश्चन में, पेपर में आ सकता है। इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर लोन अकाउंट। ठीक है, चलो जी सर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी और चीजें भी हमें करनी पड़ेगी। बताइए फटाफट कैसे होगा। पहले जनरल एंट्री बताओ, लोन लेने की आप क्या जनरल एंट्री बनाओगे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्म के पास पैसा आएगा, फर्म बैंक भी डेबिट कर सकता है, कैश भी डेबिट कर सकता है। क्वेश्चन साइलेंट है, आप बैंक के साथ काम कर सकते हो, कैश कुछ भी करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन। बेटा आप कुछ अपनी आदतें सुधार लो, चुपचाप बैठ के क्लास अटेंड करो, बेकार की बातें मत करो। हाँ जो भी है कुछ, ठीक है जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम ए और लोन फ्रॉम सी। आप इसको एज लोन भी लिख सकते हो, सीज लोन भी लिख सकते हो, या जो भी नाम है पूरा वो लिखो। अमित नाम है और दूसरा नाम क्या है, चमन है। ठीक है सर। एक से लिया है 1 लाख का है और एक से 1.5 लाख। नरेशन आपको बताइए क्या होगी इसकी, लोन बेस या लोन टेकन फ्रॉम, जो भी कुछ है, जिस भी बंदे से हमने लोन लिया है। ठीक है सर। ये डेट, किस डेट पर लोन लिया है, डेट देख लो सारे बच्चे, 1 अक्टूबर 19। ठीक है। अब चलते हैं साल के एंड में 31 मार्च 20। इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंटरेस्ट अभी हमने पे नहीं करा है, तो सभी बच्चे ध्यान से समझ लीजिए बच्चे। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस। इसको हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। टू, इन दोनों के लोन में ही लोन की वैल्यू बढ़ जाएगी। टू लोन फ्रॉम अमित, या फिर अमित लोन भी कर सकते हो। टू लोन फ्रॉम चमन। समझ में आ गई बात। नरेशन में क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट ड्यू
खत्म। बताइए सारे बच्चे 31 मार्च 2020, पहले दोनों की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 1,00,000 रुपए पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। इट इज एग्रीड दैट इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम, तो 9% पर एनम है, तो पर एनम आ गया वार्षिक, बोलो। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक बताइए कितने महीने बनेंगे? 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने आ रहे हैं, जल्दी से बताओ। 6 महीने। तो मल्टीप्लाई 6/12, 20 से 20 कैंसिल, 6 दूनी 12 और 2 के पहाड़े में फटाफट बताओ 545 रुपए। अगला बताओ 1,00,000 रुपए पर, फिर सॉरी 1,50,000 रुपए पर 9% इंटू 6/12, 6 दूनी 12, 20 20 कैंसिल, 2 सत्ते 14 बचा, 1 2 5 10, है ना? कितना बनेगा फटाफट बताओ सारे बच्चे। 0 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63 और 4 67। टोटल कर लो 0 5 7 और 5 12, 6 और 4 10 और 1 11। तो बच्चों कितना बन गया हमारा? 11,250। आ गई बात समझ या नहीं आ गई? बोलो भाई। अब इस इंटरेस्ट को आपको ट्रांसफर करना मत भूल जाना। Being an expenses of the organization, hence it should be transferred to the P&L, and it is a charge, और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो बच्चों, अगर आप क्वेश्चन छोड़कर जाओगे तो आप पेपर में, अगर इस क्वेश्चन के लिए 5 मिनट लगने चाहिए तो आप पेपर में 10 मिनट लगाओगे और हो सकता है आप सही ना भी कर पाओ। इसकी नरेशन सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ठीक है बच्चों, कर लीजिए नोटिंग जल्दी से। अब बच्चों आपको लोन अकाउंट भी बनाना है, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आप 12th क्लास के बच्चे हो, अगर आपको जर्नल आती है तो आप लेजर भी बड़े प्यार से बना सकते हो, और अगर आपको जर्नल ही नहीं आती तो फिर लेजर कहां से बनाओगे? वैसे 12th क्लास में आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप डायरेक्ट लेजर बनानी सीखो। डायरेक्टली आप क्या करो, सीधा बनाओ सर। ठीक है जी? जी सर। बताइए कैसे बनेगा? लोन फ्रॉम अमित, मैं एक का अकाउंट बनवा रहा हूं, दूसरे का आप बना लेना घर से। फटाफट बताओ सारे बच्चे। डेट पार्टिकुलर अमाउंट, जी सर, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, बातें नहीं करनी है। तो लोन फ्रॉम अमित, क्रेडिट साइड में एंट्री जाएगी किस नाम से? बाय बैंक के नाम से। डेट का कॉलम है, ठीक है सर। तो 1,00,000 रुपए का है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन अब जो अकाउंट बना रहे हो उस अकाउंट को पकड़ो। तो लोन क्रेडिट साइड में है, तो लोन को हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय, लेकिन किस नाम से लिखेंगे बच्चों? इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो अमित के लोन में कितने रुपए गए हैं इंटरेस्ट के? 45। इंटरेस्ट ड्यू होने की वजह से लोन की वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है बच्चों? जी सर। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 अक्टूबर नहीं, ये आ जाएगा 31 मार्च 2020 और 2 आ जाएगा बैलेंस शीट। तो ये आ जाएगा 1,04,500। खत्म। और मान लीजिए कि आप स्टार्टिंग में नेक्स्ट ईयर, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं ये आपको, अगर नेक्स्ट ईयर में आप स्टार्टिंग में ही इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हो पिछली बार वाला, तो उस टाइम पता है आप क्या एंट्री बनाओगे? बताओ, बोलो फटाफट। उस टाइम जब आप इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट मारोगे तो बच्चों ध्यान से समझो एंट्री क्या होगी। इंटरेस्ट नहीं डेबिट होगा, इंटरेस्ट तो पहले डेबिट हो चुका है। इंटरेस्ट की वजह से लायबिलिटी बढ़ी थी। किसकी लायबिलिटी बढ़ गई थी? लोन की। तो अब आज तुम पेमेंट मारोगे तो ये एंट्री बनाओगे, फिर तुम लोन को कम करोगे। लोन फ्रॉम अमित डेबिट और लोन फ्रॉम चमन डेबिट टू बैंक। समझ में आई बात? बोलो। क्योंकि इंटरेस्ट जब ड्यू हुआ था तो इंटरेस्ट ड्यू होने से लोन की वैल्यू बढ़ा दी थी हमने। अरे 11th क्लास में नहीं पढ़ते थे फाइनल अकाउंट में? फाइनल अकाउंट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या करते थे?
लोन में ऐड कर देते थे, पहला इफेक्ट बोलो, बैलेंस शीट में लोन में ऐड कर देते थे। और दूसरा इफेक्ट क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है उसमें भी हम क्या कर देते थे, प्लस कर देते थे। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट चलता था। खत्म कहानी कर दो आप इसको। जितने भी रुपीस हैं, एक का 4500 है, एक का 6750। चलो जी बच्चों, समझ में आ गई बातें। दूसरे का लोन अकाउंट आप लोग खुद बना लेना, कॉपी आप लोग कर सकते हो उसको। इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी आपकी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, इसको आप घर पे ट्राई कर लेना, आपसे हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इलस्ट्रेशन 5 भी आप लोगों से हो जाएगी, होमवर्क है। चलो दोस्तों, देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, मैनेजर कमीशन वाली बात देखो क्या लिख रहा है, जबकि ये एग्जैक्टली ट्रू नहीं है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। देखो ध्यान से पढ़ो सारे बच्चे। मैनेजर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, ठीक है, एम्प्लॉय होता है नो डाउट। Therefore, the amount due to him as commission is payable whether the firm earns profit or incur loss. लेकिन ये ऐसी बात नहीं होती, ध्यान से समझो। आप जब हमें 11th क्लास में कोई बात सिखाई जाती है और 12th में कोई डिफरेंट बात बताई जा रही है। 11th क्लास में ध्यान रखो आप सारे बच्चे, मैनेजर को कमीशन दी जा रही थी कब, जब क्या था, प्रॉफिट है। और मैनेजर को जो कमीशन मिलती है वो किसके ऊपर मिलती है, प्रॉफिट पे। अगर प्रॉफिट होगा तभी तो हम क्या करेंगे, कमीशन देंगे। बोलो बच्चों, अब हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है और मैनेजर मेरे से कमीशन मांगने आए तो मैं उसको कहां से कमीशन दूंगा, बोलो। अगर आपको बिलीव नहीं है तो अपनी 11th क्लास की बुक में जाकर देखना, आपको क्वेश्चन भी मिलेगा जिसमें आपको प्रॉफिट नहीं था और मैनेजर कमीशन की एडजस्टमेंट थी, लेकिन लास्ट में क्या कर दिया था, उसको मना कर दिया था कि भैया देयर इज नो प्रॉफिट, तो हम क्या कर रहे हैं, कमीशन नहीं दे सकते। अब यहाँ पर कह रहा है मैनेजर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, देयरफॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम एज अ कमीशन इज पेएबल वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर लॉस। स्टेटिंग डिफरेंटली, मैनेजर कमीशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ P&L अकाउंट। बच्चों यार ये चीज थोड़ा सा हजम होना मुश्किल है। हम मैनेजर की कमीशन कहाँ जाती है बच्चों, बताओ फटाफट बताओ सारे बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैनेजर एक एम्प्लॉई है, यस हम इस बात से एग्री कर रहे हैं, बट बच्चों एक बात बताओ मुझे, मैनेजर को कमीशन मिलती किस चीज पर है, अगर प्रॉफिट होगा तभी तो कमीशन देंगे, बोलो। वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जिसमें लॉस हो और मैनेजर की कमीशन भी दे रखी हो, बट मैं इस पॉइंट से तो एग्री नहीं कर रहा हूँ। तो इसको एक दो बुक से और पढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं कंक्लूजन पर, ठीक है बच्चों। क्योंकि 11th क्लास में तो सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है। ऐसा हो सकता है कि मतलब अगर हमें लॉस दिया हो लेकिन ये नहीं, मतलब उसका चार्ज नहीं दिया। चलो बच्चों इस वाले पॉइंट को हम लोग देखेंगे, ठीक है सर की बात बात है। है, हाँ सर ऐसे भी तो हो सकता है कि वो ऐसे बोलेगा कि मैनेजर कमीशन इतना है, वो ये थोड़ी बता रहा है कि वो प्रॉफिट के ऊपर ही है, किसके ऊपर है, तो इसलिए हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रखते थे उसे। देखो वो तो सिंपल है, उसका लॉजिक है कि भाई मैनेजर की कमीशन का आपको फिक्स अमाउंट गिवन है, तो फिर तो सिंपल कैलकुलेशन हमें करनी क्यों है। और जनरली आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ऑलरेडी प्रॉफिट दिया रहता है, लॉस किसी में होता ही नहीं है, लॉस के साथ मैनेजर कमीशन मिलती नहीं है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट के साथ क्या मिल रही है, बातें नहीं, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन को आप कहां डाल रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि वह एम्प्लॉय से रिलेटेड है। बट अगर ऐसा कोई पॉइंट लिखा है मैनेजर कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट और हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, लॉस है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, लॉस है, तो बच्चों उस केस में मैं मैनेजर को कमीशन दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास क्या है, लॉस है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। एक्चुअली ये एक तरीके की, जो मेरा मानना है, एक तरीके की है ये अप्रोप्रिएशन है, क्योंकि कब दी जाती है, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। बट क्योंकि एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं, क्योंकि हम किसको पे कर रहे हैं, एम्प्लॉय को, ये पार्टनर से रिलेटेड अप्रोप्रिएशन नहीं है। अगर पार्टनर से रिलेटेड अप्रोप्रिएशन होती तो हम उसको कहां डाल देते, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही। चलो जी बच्चों यहां तक तो समझ में आ गई आप लोगों को। अब मैं ऐसा करता हूं कि कुछ एग्जांपल्स तो दे दिए मैंने आपको, एक जल्दी से आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट समझा देता हूं। समझा दूं या रहने दूं, बताओ, बताइए। देखिए मुझे हाँ कैश फ्लो भी कराऊंगा भाई, ऐसे थोड़ी।
चलो इसको मैं रफ कर रहा हूँ फटाफट, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चों वाली चीज है। बताइए क्या होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट? बात है नहीं भाई, फटाफट बताओ क्या होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 4 नंबर में आपको मिल जाएगा। ये हो सकता है इसके साथ गारंटी मिक्सअप होकर आता है, तो मतलब गारंटी भी आप लोगों को मिल जाएगी इसके साथ। तो P&L एप्रोप्रिएशन आपको आना जरूरी है, ठीक है बच्चों। कैसे बनता है इधर देखो, अगर मैं आपसे डायरेक्टली बात करता हूं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये है बच्चों फॉर द ईयर एंडिंग। या आप सब बच्चों को प्रॉपर तरीके से लिखना चाहिए, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो पहले फॉर्मेट बनाना चाहिए आपको, डेबिट क्रेडिट आपको प्रॉपर तरीके से बातें लिखनी चाहिए, ठीक है सर। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है एक एक्सटेंशन। किसका एक्सटेंशन है बच्चों बताओ? दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि पहले आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट से आपका P&L बना, P&L से जब, ध्यान से समझो, जब आपका यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकलता है तो ये वाला नेट प्रॉफिट यहाँ पर आ जाता है। बोलो बच्चों, पहले हम लॉस के केस में नहीं बनाते थे P&L एप्रोप्रिएशन। आज से अगर आप 2-3 साल पहले पुरानी बुक देखोगे तो लॉस के केस में हम लॉस को सीधा डिस्ट्रीब्यूट करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। लेकिन अब पिछले 2-3 सालों से क्या कर दिया है भाई साहब, लॉस के केस में भी क्या बनने लग गया है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनने लग गया है? एप्रोप्रिएशन। तो अगर प्रॉफिट होगा, ध्यान से समझो, प्रॉफिट यहां से उठकर यहां पर आएगा, ठीक है बच्चों। बताओ इधर देखो सारे बच्चे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये होता है नेट प्रॉफिट। इसमें से अगर कोई चार्जेस हमारे बच गए हैं, इधर देखो, अगर कोई और चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट कुछ ऐसे हैं जो बच गए हैं, उसको हमें माइनस करना होता है। यहाँ पर तो एम्प्लॉइज वगैरह से रिलेटेड चार्जेस डाल दिए, पार्टनर से रिलेटेड भी अगर हमने P&L प्रॉपर तरीके से बनाया डल जाते हैं। लेकिन कई बार हमारे पास कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर ने लोन दिया वो रह गया। रेंट पेबल टू पार्टनर, ध्यान से समझो, जो पार्टनर को रेंट देना है वो हमने पे नहीं करा है। तो सबसे पहले हमें इस प्रॉफिट में से जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है उसको क्या करना होता है? माइनस करना होता है। समझ में आया? कुछ है नहीं आया? जल्दी से बताओ। आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो? माइनस कर सकते हो, और अगर माइनस नहीं करोगे तो आप इसी चीज को P&L अकाउंट में भी दिखा सकते हो। अभी मैं आपको समझा कर आ रहा हूं, बट ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, फटाफट बताओ सारे बच्चे, क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? जो देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या ना, उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है बच्चों। अब यहां से हम ध्यान से समझो, ये मेरे पास जो प्रॉफिट बचता है इसमें सब हम एप्रोप्रिएशंस करेंगे। तो एप्रोप्रिएशंस का मतलब होता है प्रॉफिट को अलग अलग नामों से बांटना। क्या मतलब होता है एप्रोप्रिएशंस का? प्रॉफिट को अलग अलग नामों से बांटना। फॉर एग्जांपल, अब हम प्रॉफिट दे रहे हैं तो एप्रोप्रिएशन में लाइक हमने दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी जो पार्टनरशिप डीड के अनुसार है, सैलरी ए और बी की जो भी बनती है, कमीशन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो एप्रोप्रिएशंस हैं कभी भी आपके प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि प्रॉफिट होगा तभी तो देंगे। बोलो बच्चों, अगर ये प्रॉफिट से ज्यादा हो रही है फिर वो एप्रोप्रिएशन नहीं है, ध्यान से समझ लेना। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि हम सैलरी देनी है, क्वेश्चन कह रहा है सैलरी देनी ही दे, चाहे प्रॉफिट हो या ना, फिर वो एप्रोप्रिएशन नहीं बची, फिर तो क्या बन जाएगी? वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो क्या बन जाएगा? मतलब एप्रोप्रिएशन वो है प्रॉफिट होगा तो देंगे, अदरवाइज नहीं। समझ में आया? तो जो जो चीजें आपकी प्रॉफिट को कम कर रही हैं वो सारी चीजें काम पर आ जाएंगी डेबिट साइड में। सर एक बात बताओ, क्रेडिट साइड में क्या आएगा? अगर बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ रहा है, जिन आइटम से बिजनेस का प्रॉफिट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, वो कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड में। अब बताइए किस आइटम से बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता है? मैं बिजनेस हूं, मैं पार्टनर्स ने ड्राइंग्स कर ली है, तो मैं पार्टनर से क्या चार्ज कर रहा हूं? इंटरेस्ट ऑन। एक्चुअली ये अकाउंट शो करता है कि पार्टनर्स को प्रॉफिट कितना मिलेगा, हाउ द प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स।
11th क्लास में इस अकाउंट की आवश्यकता नहीं थी। रीजन बीइंग, क्यों नहीं थी इसकी आवश्यकता? क्योंकि भाई साहब एक ही तो बंदा होता था। बोलो भाई, 11th क्लास में जो आपने अकाउंटिंग करी थी वो किसकी अकाउंटिंग करी थी? प्रोप्राइटरशिप। एक ही बंदा होता था। एक ही बंदा क्या कर रहा है? सिंपली जाओ उसी की कैपिटल में ऐड कर देते थे। याद करो फाइनल अकाउंट बच्चों, जब आप फाइनल अकाउंट पढ़ते थे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, नेट प्रॉफिट आया, उसको हम क्या कर देते थे? कैपिटल में ऐड। और लॉस आता था तो हम उसको क्या कर देते थे? अरे बोलो बेटा, मेरी तरफ देखा कर, पढ़ा रहा हूं तो मेरी तरफ देख। हाँ सुन तो रहा है, मेरी तरफ देख भी। लॉस आता था तो हम क्या करते थे बच्चे? बताओ, कैपिटल में से माइनस। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट आ गया, मान लो संजय क्लासी ने प्रॉफिट आया 5 लाख का, तो इस पे नजर मेरी भी है और इस पे नजर संदीप सर की भी है। अब क्वेश्चन है कि इस 5 लाख के प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा? तो पहले इस 5 लाख के प्रॉफिट में से देखा जाए कुछ चार्ज है तो पहले चार्ज साइड करो, फिर डील उठाई जाएगी। अब डील के हिसाब से देखा जाएगा कि किस किस पे बातें हो रखी हैं। अगर डील में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 2, सैलरी देनी है 2, कमीशन देनी है 2, और अगर डील नहीं है, बोलो बच्चों, और अगर डील नहीं है तो कुछ भी नहीं देना इनमें से। समझ में आ गया? जी सर। अब पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा जाएगा अगर डील है तो पार्टनरशिप डील का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कहीं पर भी जरूरत पड़ जाएगी इसकी। जी सर। कई बार हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट में से अप्रोप्रिएशन कर लेते हैं, बिजनेस बचा लेता है, जनरल रिजर्व कहता है चल यार कुछ पैसा बचा लेते हैं। अभी लॉकडाउन लग गया था, आपने देखा, तो रिजर्व इसलिए बनाया जाता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो सके, कल को अगर हमें पैसे की आवश्यकता पड़े तो हम क्या कर सके चीजें। यहीं से आप WCR, IFR इस तरीके के रिजर्व्स भी आप लोग बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, इसी अकाउंट से बोल रहे हैं। और बताओ, बातें मत करो सारे बच्चे। अब ये जो निकल कर आता है, दिस इज टर्म्ड एज डिविजिबल प्रॉफिट, इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। मान लो ये 5 लाख का था, 1 लाख रुपए का ये है, तो 6 लाख, और 6 लाख में से मान लेते हैं सारे के सारे आइटम 1-1 लाख की, बातें नहीं, मान लिया हमने 1-1 लाख का है, इन दोनों का भी 1 लाख मान लिया। तो बताइए सारे बच्चे, तो 6 में से 1, 2, 3, 4 घटा दिया, तो 2 लाख रुपए का जो निकल कर आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? डिविजिबल, एंड इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा फिर पार्टनर्स, ट्रांसफर टू, किसको ट्रांसफर करा जाएगा? एज कैपिटल और कौन से रेशियो में? इन देयर पीएस। और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्यारे बच्चों किस रेशियो में बटेगा ये? इन देयर पीएस। देखो कॉन्सेप्ट ये होते हैं, ध्यान से समझो। क्वेश्चंस हमें अकाउंट्स में इन्हें सारे क्वेश्चंस करेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं। 4-5 क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लोगे तो भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझो। ये टॉपिक पूरा अलग अलग, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक अलग कॉन्सेप्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक अलग कॉन्सेप्ट है, सैलरी, कमीशन, ये तो सब खैर सिंपल है। समझ में आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा? बोलो। तो what is profit and loss appropriation account? Extension of P&L account. It shows the various appropriations towards the partners. ठीक है बच्चों, it is prepared to show the distribution of profit या losses. सर अगर loss होगा तो loss बच्चों यहाँ पर आ जाएगा, ध्यान से समझो। In case of loss तो loss में यहाँ पर आ जाएगा net loss। अगर loss होगा तो ये कोई भी appropriation नहीं होगी, इनमें से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लॉस के केस में थोड़ी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता रहूंगा, सैलरी, कमीशन, बोलो यार, बस खाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी, खाली क्या आएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फिर नेट एडजस्ट करके लॉस को बांट दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, सर जनरल एंट्री नहीं सिखा रहे, अगर बच्चों की जनरल बताऊंगा तो थोड़ा होच-पोच हो जाएगा। अगली क्लास में क्वेश्चन के थ्रू मैं भाई साहब जनरल वर्नल भी आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों? जी सर। तो अभी आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 को तो ऑडिट करना है, 11th क्लास थोड़ी याद आ जाएगी, 11th क्लास की बातें ताज़ा हो जाएंगी, यादें ताज़ा हो जाएंगी। और उसके अलावा आप अभी इलस्ट्रेशन पर जरूर फोकस करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 7 कर लेना, इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 9। जर्नल एंट्रीज आप अवॉइड कर सकते हो, इलस्ट्रेशन 10। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा होमवर्क है, HW2 लिख लीजिए। 2 का मतलब क्या है बताओ, यहाँ पर फटाफट बताओ। इसका मतलब दूसरी क्लास का ये होमवर्क है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर, चलो आप खाली इलस्ट्रेशन से कर लेना, आज के लिए इतना काफी रहेगा। मिलते हैं आप सब बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है
तो प्लीज इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से डाउट्स पूछ लेना। कोई भी बच्चा कॉल मत करना, कॉल पे कोई डाउट्स नहीं लूंगा बच्चों, खाली व्हाट्सएप के माध्यम से डाउट्स लिए जाएंगे एंड मुझे जरूरत लगेगी समझाने की तो मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। ठीक है बच्चों, चलो जी मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू।